नमस्कार। आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस पे, यानी जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना के बारे में बहुत सारा घमासान मच चुका है। कोई इसे कह रहा है अच्छा है, कोई इसे कह रहा है खराब है। आपकी भी अपनी राय होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जातीय जनगणना क्यों लेकर आए। देखिए, पहलगाम के बाद एक आउटरीच था, और ये जातीय जनगणना अगर नहीं करवाते तो विपक्ष को एक एज मिल जाती, वो फायदा उठा लेता। तो उससे मुद्दा खींचने के लिए ये लेकर आ गए। जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का लेकर आ गए थे, फिर अग्निवीर का विरोध हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आ गए, उसका विरोध हुआ तो एड पे कमीशन लेकर आ गए। ऐसे कुछ ना कुछ करके ये लोग जो है जनता का विरोध जो है उसको शांत करते रहते हैं। अब एक ज़माने में ये लोग कहते थे महाराष्ट्र के इलेक्शन के समय पे बटेंगे तो कटेंगे। अब आप खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो भी बोला है वो सरकार से करवा लेते हैं। किसान आंदोलन वापस ले लिए। जाति जनगणना करवाने, हाँ, जाति जनगणना हो रही है। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि कैसे जो जनरल कैटेगरी है इसका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए, एक बच्चा जो है 21 साल में उसको नया चूरण दिया जाता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राजा बना दूंगा। इस चूरण के चक्कर में पड़ जाता है। लोग अपना घर बार जमीन जायदाद सब बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, और 10-10 15-15 साल तक तैयारी करते हैं। सब लोग अपने आप को एस्पिरेंट्स के अविनाश समझ लेते हैं, टीवीएफ की जो वेब सीरीज़ है, और वो सोचते हैं कि बस एक बार क्रैक हो गया, मज़े ही मज़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको 10-15 साल हो चुके हैं सरकारी नौकरी में और जिसकी एज 40 के ऊपर है, आप कभी पूछिए वो खुश है या नहीं है सरकारी नौकरी में। 2-4 साल वाले को तो मज़े ही मज़े हैं। तो उसमें पूछने का कोई मतलब नहीं है, वो सही सही ग्राउंड रियलिटी नहीं बता पाते। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकारी नौकरी में एक ज़माने में मज़े होंगे, लेकिन आज उसमें मज़े नहीं है। और अब जो जॉइन करेगा, वो अगर 25 साल की सर्विस करेगा तो 2050 तक जाएगा। सरकार डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि सरकारी नौकरी गरीबों के लिए छोड़ दो। इसलिए वो सरकारी नौकरी को ही ऐसा बनाएंगे जिसमें मिडिल क्लास का तेल निकल जाए। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, जैसे सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंक में आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे दी जाती है, जहाँ 10 किलोमीटर दूर बस स्टॉप हो, 100 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन हो, और 200 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट हो। तो आपका वैसे ही तेल निकल जाता है। आप चंडीगढ़ से हैं, आपको तमिलनाडु की ऐसी जगह पे पहुँचा दिया जाएगा, चेन्नई या कोयम्बटूर नहीं, लोगों ने 1-2 जगह ही सुनी होती है, इसलिए उनको लगता है कि ये तो बढ़िया है। अगर कास्ट सेंसस में उसके कारण एस टी और ओबीसी वालों को ज़्यादा आरक्षण मिलता है, तो एक तरीके से जनरल कैटेगरी वाले का ही फ़ायदा है। जनरल कैटेगरी वाले जो है वो इससे परेशानी से 15-15 साल अपना करियर घिसने से बच जाएंगे, और वो कुछ और कर लेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होगा। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल है आरक्षण देना। हरियाणा ने किया है, लेकिन वो 30,000 से कम सैलरी वालों के लिए किया है। और अभी भी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि वो कोर्ट वैसे ही उड़ा देता है कई बार। अब कास्ट सेंसस करवा के अगर रिजर्वेशन बढ़ा भी दिया जाता है सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी में वैसे भी नहीं होना था। वो 10-10 15-15 साल घिसते रहती है, फिर 37-38 साल तक कुछ नहीं होता है, तो बुद्धि विवेक चेतना जगाने जाते हैं। तो एक तरीके से भला ही है जनरल कैटेगरी वालों का, क्योंकि अब वो कुछ नया कर सकते हैं। आप 2 साल तैयारी करिए, खुद की कोचिंग खोल लीजिए। बड़े बड़े नाम हैं जनरल कैटेगरी से, वो अपनी कोचिंग खोले हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी रहे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो कास्ट के बेसिस पे अगर सेंसस होते हैं और उस पर रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे कि जिसको आप मान लीजिए कोडिंग आती है और आपको रिजर्वेशन में आपने उसको हटा दिया है, तो जो उसके कोडिंग की स्किल्स वो खत्म थोड़ी हो जाएगी, वो फ्रीलांसिंग में काम करने लग जाएगा। वो जो है कोचिंग खोल लेगा, वो और ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर सारी दुनिया यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो फ़ायदा होगा कोचिंग वालों का। सारी दुनिया अगर जॉब ढूंढ रही है आईटी सेक्टर में, तो फ़ायदा होगा
जावा, पाइथन, एमएल, एआई सिखाने वालों को। सारी दुनिया अगर ट्रेडिंग करती है तो ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें मिडिल क्लास को, जनरल कैटेगरी को समझनी पड़ेगी कि नौकरी करने वाले को फ़ायदा कम होता है, नौकरी करवाने वाले को फ़ायदा ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि आप जो कोचिंग क्लास है यूपीएससी की, वो 1 साल में कमाती है 20,000 करोड़, और 1 साल में जो सिलेक्ट होते हैं आईएएस, आईपीएस जो भी अधिकारी बनते हैं, उनकी सैलरी पे खर्चा होता है 12 करोड़ का। तो टोटल में तो आप समझ सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, उसके अलग से पैसे। और फ्यूचर जो है वो हाथ से करने वाले कामों का है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, इनका बेकरी बनाने वाले का है। जैसे गणपति, जैसे ये उत्सव होता है महाराष्ट्र में, तो लोग मोदक बेचते हैं। इस टाइप की जो स्किल्स होगी, उसमें ज़्यादा लोग आएंगे और उसमें ज़्यादा फायदा होगा, लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। जैसे यूएसए में होता है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी को एक बार अगर रॉकेट लगा तो नौकरी जो है वो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। नौकरी रहेगी भी तो इस व्यवस्था की जैसी नहीं होगी, परमानेंट जैसा कुछ नहीं होगा। 4 घंटे आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, 4 घंटे आप दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, इस तरह की नौकरियां बचेंगी और आप अपना ही स्किल डेवलप कर सकते हो यदि आप इस सरकारी नौकरी के कंटे से बच जाते हो और ये ऑब्सेशन जो है जनरल कैटेगरी का निकल जाए। इसलिए लोग कहते हैं कि आप जो है सरकारी नौकरी को गरीबों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि गरीब आदमी नक्सलाइट एरिया में भी जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर सकता है, केरला के ऐसे दूरस्थ स्थान में भी काम कर सकता है जहाँ से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बहुत दूर है। वो स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि उसे ऐसे क्वार्टर में रह के अच्छा लगेगा जिसके खिड़की दरवाजे भी सही से बंद नहीं होते हैं, और क्योंकि वो अगर झोपड़पट्टी में रहा है या घास फूस के घर में रहा है तो उसके लिए बेटर है ये चीज़ मिल जाए उसको। अब रिक्शे वाले का लड़का ही हमेशा करेक्टर क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर वो आग है जो जनरल कैटेगरी वालों में नहीं है। जो मिडिल क्लास आम जनता है, अगर आप मान रहे हो कि जनरल कैटेगरी समृद्ध होते हैं तो उनमें नहीं है वो आग, इसलिए गरीब का ही एग्जाम क्लियर होता है। वो गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है, उसे नक्सलाइट एरिया में भेजा जा सकता है, उसे कश्मीर में भेजा जा सकता है, ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। अभी रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर हरियाणा के थे, उस वो रिटायर हुए हैं, 57 ट्रांसफ़र हुए उनके। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह बुरी हालत में लोग ड्यूटी करते हैं। अब पहलगाँव में जो इनको एक्शन लेना था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्शन लेंगे, लेकिन जो हमारा जैसा देश जो होता है उसमें चुनाव को देखकर डिसीजन लिए जाते हैं, चुनाव को देख के चीज़ें की जाती हैं, फ्रीबीज बांटी जाती हैं। तो बिहार इलेक्शन को देखते हुए कास्ट सेंसस इन्होंने लेकर आ गए हैं। अब नेशनलिज्म चलेगा नहीं, उनको भी पता है, इसलिए कास्ट का कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कब तक आप राष्ट्रवाद का चूरन खिला खिला के, संस्कृति हिंदुत्व का चूरन खिला खिला के जीतोगे? यह तो संभव है नहीं, इसलिए कास्ट सेंसस करवा लिया जाएगा ताकि ये बिहार के इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से पड़ सके। और इनके ही नेता अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि हम लोग जो है कश्मीर में आप टूरिज्म प्रमोट करें, कश्मीर में ऐसा करें वैसा करें, कोई मरने को थोड़ा जाएगा। और हमने हिंदुओं ने ठेका थोड़ा लेकर रखा है वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने का। आप जाओ ऐसे ऐसी कंडीशन में, आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ाओगे, जो पेरिस में, फ्रांस में, और दूसरे को चूरन दोगे कि तुम यहाँ रह के बजरंग दल ज्वाइन करो और हमारे लिए संघर्ष करो ताकि हम सत्ता में आ जाए, तो ये नहीं होगा। बहरहाल कास्ट सेंसस का बिहार इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे इसको प्रशांत किशोर, लालू यादव, तेजस्वी यादव यूज़ करते हैं, और कैसे ये जो जाति की पॉलिटिक्स खेलने वाली पार्टियां हैं, खास करके जो टॉपर पार्टी है, जो खुद को कभी ओबीसी बताते हैं, कभी ओलिया बताते हैं, कभी चाय वाला बताते हैं, ये इनको क्या फ़ायदा होता है बिहार में और दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे जाति प्रोमिनेंट है, वो देखना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।